आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। फिल्मी दुनिया के शायकीन में गम की लहर। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का इंतकाल। तवील अलालत के बाद 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस। ऑपरेशन सिंदूर में श्रीमद् भगवद गीता का पैगाम नुमाया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कुरुक्षेत्र में बैनुल-अक़वामी गीता कॉन्फ्रेंस में कहा, धर्म की हिफाजत के लिए भारत ने निभाया कर्म। दहशतगर्दी के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। कर्नाटक में वजीर आला के ओहदे पर रस्साकशी। हुक्मरां कांग्रेस में बड़ी कशीदगी। वजीर आला के ओहदे के मुतालबे पर डी.के. शिव कुमार ग्रुप के अरकान असेंबली का तीसरा वफ्द पहुंचा दिल्ली। वजीर आला सिद्धरमैया ने कहा, हाईकमान जो तय करेगी वही होगा कबूल। दुश्मन आबदोजों की अब खैर नहीं। देसी टेक्नोलॉजी से तैयार आबदोज शिकन जंगी जहाज माहे भारतीय बहरिया में शामिल। टारपीडो, मल्टी रोल आबदोज शिकन मिसाइल, जदीद रडार और सोनार से लैस है ये जहाज। खेलों में डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार मुजाहिरा। प्रांजलि प्रशांत धूमिल ने निशानेबाजी में जीता सोने का तमगा। कुश्ती में सुमित दहिया का गोल्ड पर कब्जा। कराटे में लोमा स्वाइम ने दिलाया पहली बार तमगा। खबरें अब तफसील से। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर। हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे से अलील थे। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में पैदा होने वाले धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल था। इस लेजेंडरी अदाकार ने हिंदी सिनेमा में बरसों तक राज किया। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से किया था। धर्मेंद्र ने एक्शन से कॉमेडी तक हर तरह के रोल से शायकीन का दिल जीता। धर्मेंद्र का फिल्मी कैरियर एक ऐसा एल्बम है जिसका हर सफ़ा बेहद खूबसूरत और जद्दोजहद से भरा हुआ है। 1970 की दहाई में वो एक एक्शन हीरो के तौर पर इस कदर मशहूर हुए कि लोगों ने उन्हें ही मैन का लक़ब दिया। 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले धर्मेंद्र के लिए रील और रियल दोनों तरह से खुशकिस्मत साबित हुई। वीरू के किरदार में उनका डायलॉग बसंती, इन कुत्तों के आगे मत नाचना, आज भी हर किसी की ज़बान पर रहता है। इस फिल्म से ही उन्हें उनकी बसंती हमेशा के लिए मिल गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा के मारूफ अदाकार धर्मेंद्र के इंतकाल पर खराज अकीदत पेश किया है। सदर जमहूरिया ने एक्स पर लिखा, सीनियर अदाकार और साबिक मेंबर पार्लियामेंट श्री धर्मेंद्र जी का इंतकाल हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। मकबूल तरीन अदाकारों में से एक, उन्होंने अपने कई दहाइयों के शानदार कैरियर में कई यादगार परफॉर्मेंस दी। सिनेमा की एक बुलंद पाया शख्सियत के तौर पर वो अपने पीछे एक ऐसा विरसा छोड़ गए जो फनकारों की नई नस्ल को तरगीब देता रहेगा। उनके ख़ानदान, दोस्तों और मद्दाहों से मेरी दिली ताज़ियत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मारूफ बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र के इंतकाल पर खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए वज़ीर आज़म ने लिखा, धर्मेंद्र जी का इंतकाल भारतीय सिनेमा के एक दौर के खात्मे की अलामत है। वो एक मशहूर फिल्मी शख्सियत थे, एक काबिल ज़िक्र अदाकार जिसने अपने हर किरदार में दिलकशी और गहराई पैदा की। धर्मेंद्र जी की उनकी सादगी, आजिजी और गर्मजोशी के लिए यकसा तौर पर सताइश की गई। इस दुख की घड़ी में मेरी ताज़ियत उनके अहले खाना, दोस्तों और अनगिनत मद्दाहों के साथ है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार धर्मेंद्र को उनके इंतकाल पर खराज अकीदत पेश किया है। फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र के काम को याद करते हुए अमित शाह ने एक्स पर लिखा, 6 दहाइयों तक अपनी शानदार अदाकारी से मुल्क के हर शहरी के दिल को छूने वाले धर्मेंद्र जी का इंतकाल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। एक आम कुंबे से ताल्लुक़ रखने वाले इस अदाकार ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अनमिट निशान छोड़ा। धर्मेंद्र जी उन मुंतखब अदाकारों में से एक थे जिन्होंने अपने हर किरदार को जिंदा किया और अपने फ़न के ज़रिए हर उम्र के लाखों नाजरीन के दिल जीत लिए। वो अपनी अदाकारी के ज़रिए
हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ईश्वर उनकी रूह को सुकून दे और उनके अहले खाना और चाहने वालों को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। आगे बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की तरफ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह बैनुल अक़वामी गीता फेस्टिवल में शिरकत के लिए आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे। भगवत गीता पर जोर देते हुए वजीर दिफा ने कहा कि गीता का इल्म आज दुनिया को दरपेश हर मसले का हल है। किसी समस्या का समाधान यदि खोजना है तो गीता का ज्ञान ही वह समाधान दे सकता है। जिस बात को आज दुनिया इतना प्रचारित करती है, वह बात श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले बता दी थी कि मनुष्य का व्यवहार उसके विचारों से बनता है और विचारों का शुद्धिकरण केवल भक्ति और योग से ही होता है। इसलिए आज दुनिया में गीता की स्वीकृति भी बढ़ती जा रही है। आज दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में गीता पर पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं और यह भी अद्भुत है, गीता केवल एक आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं यह एक यूनिवर्सल लाइफ गाइड है, शाश्वत यह मार्गदर्शक बन चुकी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की खुददारी, इज्जत नफ्स और खुद इत्मादी का इजहार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस तरह श्री कृष्ण ने नाइंसाफी के खिलाफ जंग पर जोर दिया था, उसी तरह भारत ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की है। साथियों, पहलगाम का वह विभत्स क्षण आज भी राष्ट्रीय स्मृति को विचलित करता है। भारत गीता का देश है, जहां करुणा भी है और युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा की प्रेरणा भी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर को मैं मानता हूं केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि वह भारत की आत्म प्रतिबद्धता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की उद्घोषणा थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को यही समझाया था कि युद्ध बदले की भावना या महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्मपूर्ण शासन की स्थापना के लिए लड़ा जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भगवान कृष्ण के संदेश का ही पालन किया है। मैं देवियों सज्जनों आपको बतलाना चाहता हूं, और इस ऑपरेशन ने पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध न तो मौन रहेगा, न ही किसी भी सूरत में भारत कमजोर पड़े। और भारतीय बहरिया के लिए खुशी की खबर। भारतीय बहरिया को आज साइलेंट हंटर यानी खामोश शिकारी नामी जंगी जहाज मिल गया है। इस जहाज का नाम माही रखा गया है, जिसे मुल्क में ही तैयार किया गया है। माही को मगरबी समुद्री हुदूद पर काम करने वाले खामोश शिकारी के तौर पर मुंबई नेवल डॉकयार्ड में कमीशन दिया गया है। इस तरह के 8 एंटी सब मैरीन जंगी जहाजों में से ये पहला है जिसको कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है। कमीशन तकरीब की सदारत आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की। बहरिया के मुताबिक माहे को आबदोजों की तलाश और तबाह करने, साहिली निगरानी और समुद्री सरहदी हिफाजत जैसे अहम मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह 80% से ज्यादा देसी सामान से बनाया गया है। यह जहाज भारत की जंगी जहाज बनाने की सलाहियतों और डिजाइन की महारत का सबूत है। अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक कांग्रेस में वजीर आला के ओहदे को लेकर रस्सा कशी अब खुली बगावत की शक्ल इख्तियार करती नजर आ रही है। नायब वजीर आला डीके शिव कुमार के हामी रुकन असेंबली एक के बाद एक दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जिससे हाई कमान पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। 2 ग्रुप पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं तकरीबन 6 से 8 अरकान असेंबली पर मुश्तमिल तीसरा ग्रुप भी दारुल हुकूमत पहुंच चुका है। इन अरकान असेंबली का साफ पैगाम है कि रियासत में इख्तिदार की तब्दीली की जाए और क़यादत बदली जाए। इस बढ़ते हुए दबाव ने कांग्रेस हाईकमान की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे खुद हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सूरत हाल फिलहाल काबू में नहीं दिखाई पड़ रही। कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वर के बयान ने माहौल में मजीद हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने वाज़ेह कहा है कि 2.5 साल का कोई फार्मूला नहीं है जिससे इस पूरे तनाज़े पर कयास आराइयां और भी तेज हो गई हैं। वहीं खड़गे ने यह भी कहा है कि हतमी फैसला हाई कमान ही करेगा। उधर खड़गे बेंगलुरु में ही रुके हुए हैं और उन्होंने फिलहाल दिल्ली वापस लौटने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। इस कदम को इस बात की अलामत भी समझा जा रहा है कि पार्टी की आला क़यादत हालात की करीब से निगरानी कर रही है और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। मजमूई तौर पर कर्नाटक में इख्तिदार की तब्दीली का मुतालबा अब कांग्रेस क़यादत के लिए एक बड़ा
दर्द सर बनता जा रहा है और अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकला तो ये बगावत पार्टी के अंदर बड़े सियासी बुहरान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। जस्टिस सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस BR गगोई की जगह ली है, जो कल अपने ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और मरकजी वुज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह और JP नड्डा समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। हरियाणा के हिसार में 1962 में पैदा हुए जस्टिस सूर्यकांत ने 1984 में हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। वो आईनी, सर्विस और सिविल मामलात में महारत रखते हैं। उन्होंने कई यूनिवर्सिटियों, बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस, बैंकों और हाई कोर्ट की नुमाइंदगी भी की है। 2000 में वो हरियाणा के सबसे कम उम्र एडवोकेट जनरल बने। 2004 में उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज मुकर्रर किया गया। 2018 में वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उन्हें मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत तकरीबन 15 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर काम करेंगे। और आइए रुख करते हैं मगरबी बंगाल का। मगरबी बंगाल में SIR के दरमियान दारुल हुकूमत कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में सड़क के किनारे आधार कार्ड मिलने के बाद हलचल मच गई है। मकामी लोगों ने एक कूड़ेदान के पास 6 आधार कार्ड देखे और पुलिस को आगाह किया। पुलिस ने जाए वकूफ पर पहुंचकर कार्ड्स कब्जे में ले लिए हैं। एक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक जब्त किए गए आधार कार्ड पर महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पते हैं। मामले की तहकीकात जारी है। इस दौरान मगरबी बंगाल में SIR पर जारी कशीदगी के दरमियान तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक लेवल एजेंट BLA जमीरुल इस्लाम मुल्ला को सुंदरकी में गिरफ्तार किया गया है। इस पर एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर BLO को जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम है। हुक्काम के मुताबिक जमीरुल इस्लाम ने BLO दीपक महतो को फोन पर धमकी दी कि अगर उसने 97 साल के चाचा का नाम वोटर लिस्ट से निकाला तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। महतो ने यह भी कहा कि उनके चाचा का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं था, इसलिए कवायद के मुताबिक 2025 के लिए SIR फॉर्म भरना जरूरी था। धमकी की ऑडियो भी वायरल हुई है। गिरफ्तार शुदा जमीरुल इस्लाम मकामी TMC लीडर और BLA कारकुन है। उसके शाहजहान शेख से भी करीबी ताल्लुकात हैं, जो इस वक्त राशन घपले में जेल में हैं। बीजेपी लीडर अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस वाक़े की मालूमात शेयर की हैं। और मगरबी बंगाल में SIR के अमल पर जारी तनाज़े के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ये मिसाल दी गई है। नादिया के राना घाट शुमाल मशरक़ी असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले BLO वाहिद इकराम मंडल ने सिर्फ 17 दिन में गिनती फार्मों की तकसीम और डिजिटाइजेशन को मुकम्मल कर लिया है। इसके लिए कमीशन ने उन्हें एजाज से नवाजा है। ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब तृणमूल कांग्रेस SIR के खिलाफ सियासी मुहिम चला रही है। वजीर आला ममता बनर्जी BLO की बीमारी और मौत के मामले को इलेक्शन कमीशन पर दबाव का इल्जाम लगाकर इशू बना रही हैं। ताहम एजाजी तकरीब में वाहिद ने वाज़े तौर पर कहा कि वह ताक़ीर न करते हुए अपने काम में खुशी महसूस करते हैं। दल-ए-इस्नाफ बीजेपी लीडर सुकांत मजमुदार ने ममता बनर्जी हुकूमत पर BLO पर दबाव डालने के मामले पर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। सुकांत मजमुदार ने कहा है कि ममता बनर्जी SIR को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं और किसी भी तरह की मौत को SIR से जोड़ रही हैं। Mamata Banerjee trying her level best to stop the SIR, and any death happening which is quite unnatural, Mamata Banerjee making it a case for SIR related death. The SIR is being implemented in 12 states now, and even one state SIR has been completed in Bihar also. So no death till now has been reported from the other state. So my question is, problem lies with the SIR or the state of West Bengal? Why BLOs are under tremendous pressure only in the state of West Bengal, not in other states? और अगली खबर
अहमदाबाद से इंतजामिया ने गुजरात के अहमदाबाद के इलाके इसनपुर में गैर कानूनी तामीरात हटाने के लिए तजावुजात ख़त्म करने की मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम के एक हिस्से के तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कार्रवाई की जो तकरीबन 40 साल से मौजूद थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 20 हटाची और 20 JCB मशीनों की मदद से तकरीबन 1000 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया है। इंतजामिया ने झील के अतराफ गैर कानूनी तजावुजात को हटाने का अमल भी शुरू कर दिया है। इंतजामिया ने इंसदाद तजावुजात मुहिम के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए अमन व अमान के सख्त इंतजाम किए हैं। इंतजामिया ने इलाके में अमन बरकरार रखने के लिए तकरीबन 500 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए हैं। मुहिम के दौरान अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर रिधेश रावल ने बताया कि तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के लिए पेशगी नोटिस जारी किए गए थे और उन्हें हटाने के लिए मुनासिब वक्त भी दिया गया था। जो डिमोलिशन की कार्यवाही आज हमने शुरू की हुई है, इसके लिए पहले हमने नोटिस दिया था और प्रॉपर टाइम भी दिया इवैक्यूएशन करने के लिए। इस कार्यवाही में हमारी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 4 जोन की टीम इसमें संलग्न है। पुलिस डिपार्टमेंट का भी हमको पूरा साथ है, तो पुलिस डिपार्टमेंट एंड अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दोनों साथ में मिलके ये सब हम कार्यवाही कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 सरबराही इजलास का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद भारत वापस पहुंच गए हैं। जोहान्सबर्ग में G20 सरबराही इजलास के तीसरे सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मालियात पर मरकूजियत के बजाय इंसानियत पर मबनी नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने इब्सा समिट से भी खिताब किया और कई ममालिक के रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी की। पेश है ये तफसीली रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को जोहानिसबर्ग G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के तीसरे इजलास से खिताब किया। पीएम ने कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती है, मौक़े और वसाइल दोनों चंद हाथों में मरकूज होते जा रहे हैं। दुनिया में अहम टेक्नोलॉजियों पर बढ़ते हुए तनाज़ात का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने तकनीकी तरक्की पर जोर दिया जो कि मालियत पर होने के बजाय इंसानियत पर मरकूज हो। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसर इंसानी निगरानी, सिक्योरिटी, शफाफियत और डी फेक और जराइम में AI के इस्तेमाल पर पाबंदी के साथ एक ग्लोबल AI कॉम्पैक्ट बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेज रफ्तार इख्तरा के लिए टैलेंट को अनलॉक करना जरूरी है और G20 को इसके लिए एक आलमी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। एक हसास और मुस्तकबिल के हवाले से नुक्ता नजर की जरूरत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ममालिक को महज मार्केट के तौर पर नहीं देखा जा सकता। G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने भारत, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका इब्सा चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की और इस मुलाकात में ब्राजील के सदर लुला डी सिल्वा और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने भी शिरकत की। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए करीबी राब्ता कारी पर जोर दिया और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों ममालिक के दरमियान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन को आसान बनाने के लिए इब्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस के क़याम की तजवीज़ पेश की। उन्होंने आबो हवा से लचकदार ज़राअत के लिए इब्सा फंड की तजवीज़ भी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इतवार को जोहानिसबर्ग में कई 2 तरफ़ा मुलाकातें भी की। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के साथ बातचीत में तिजारत, सकाफत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फरोग देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी, महारत की तरक्की, AI, अहम मदनियात और दीगर शोबों में ताउन को मुतनव्वे बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। जापानी वज़ीर-ए-आज़म साने ताकाइची के साथ मुलाकात में जिद्दत, दिफा और हुनर की नक्लो हरकत जैसे शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी से भी 2 तरफ़ा मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म ने कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी से भी मुलाकात की जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म डिक शूप और जमैका के उनके हम मनसब एंड्रियो हॉलनेस से भी मुलाकात की। जोहानिसबर्ग में G20 सरबराही इजलास इतवार को ख़त्म पजीर हुआ। सदर सिरिल रामाफोसा ने ग्रुप की सदारत अमेरिका को मुंतकिल करने का ऐलान किया जो अगले साल G20 सरबराही इजलास की मेजबानी करेगा। DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
नाज़रीन, आज सिख मजहब के नवे गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं यौम शहादत मनाई जा रही है। उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म पर 1675 में फांसी दे दी गई थी। इस दिन को यौम शहादत के नाम से जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु नानक देव के पैगाम को पूरे मुल्क में फैलाया। उन्होंने 116 शब्द और 15 रागों की तश्कील की है। उनकी तालीमात आदि ग्रंथ में भी मौजूद हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिख मजहब के नवे गुरु तेग बहादुर जी को उनके 350वें यौम शहादत पर अपने पैगाम में खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने मजहबी इंसानियत और सच्चाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की। उनकी बहादुरी, कुर्बानी और बेलोस खिदमात सब के लिए मशाले राह हैं। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की तालीमात हमें इंसाफ और जुर्रत के रास्ते पर आगे बढ़ने की तरगीब देती हैं। सदर जमहूरिया ने अपील की कि लोग अपनी ज़िंदगियों में उनके इक़दार को अपनाएं और मुल्क में हम आहंगी और इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए काम करें। और गैर मुल्क की खबरों में, इसराइल ने लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हाशिम तबातबाई को हलाक करने का दावा किया है। तबातबाई ने हिजबुल्लाह के एलीट रज़वान इकाई की क़यादत की थी। इसराइल ने जून के बाद पहली बार बैरूत पर हमला किया और एक बार फिर हिजबुल्लाह को खबरदार किया कि वो हथियार जमा ना करे और तामीर नौ में मशगूल ना हो। लेबनान की वजारत सेहत ने कहा है कि बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात में होने वाले हमले में 5 अफराद हलाक और 25 जख्मी हुए हैं। अमरीका ने 2016 में तबातबाई को दहशतगर्द करार देते हुए उसे तंजीम के स्ट्राइक यूनिट का कमांडर बताया था, जिसने शाम और यमन में हिजबुल्लाह के खुसूसी दस्तों की क़यादत की थी। अमरीका ने इसकी इत्तला देने पर $5 मिलियन अमरीकी डॉलर के इनाम का भी ऐलान किया था। और खबरें अब खेल के मैदान से। टोक्यो में जारी डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी जारी है। भारत की परांजलि प्रशांत धूमिल ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एक और तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की है। परांजलि ने खवातीन की 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। डेफ ओलंपिक्स में परांजलि प्रशांत धूमिल का ये तीसरा तमगा है। इससे कबल परांजलि ने अभिनव देशवाल के साथ मिक्स पिस्टल इवेंट में सोने का तमगा और खवातीन एयर पिस्टल में चांदी का तमगा जीता था। फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के सुमित दहिया ने 97 किलोग्राम वजन के जुमरे में सोने का तमगा जीत लिया। सुमित ने तुर्किया के सीनियर अमीर को शिकस्त देकर ये तलाई तमगा अपने नाम किया है। वहीं अमित ने 86 किलोग्राम वजन के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। कराटे खिलाड़ी लोमा स्वाइन ने ब्राजील के खिलाड़ी को मात देकर कांसे का तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की है। डेफ ओलंपिक्स में भारत का ये पहला तमगा है। इस बीच भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे रोज जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग में आज का खेल खत्म होने तक बगैर किसी नुकसान के 26 रन बना लिए हैं। इससे कबल भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 201 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जनूबी अफ्रीका ने पहले इनिंग्स की बुनियाद पर 288 रन की बढ़तरी हासिल कर ली थी। तीसरे दिन भारत को पहला झटका केएल राहुल की सूरत में लगा, जिन्होंने केशव महाराज की 22 रन पर आउट किया। यशस्वी जायसवाल ने निस्फ सेंचुरी बनाई तो वहीं 58 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन 15, ध्रुव जोरेल 0 पर आउट हो गए। कप्तान ऋषभ पंत भी 7 रन और नीतीश रेड्डी 10 रन बनाकर जल्द ही पवेलियन वापस लौट गए। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने कुलदीप यादव के साथ मिलकर इनिंग्स को आगे बढ़ाया और रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। वाशिंगटन सुंदर ने 48 रन की इनिंग्स खेली। कुलदीप यादव 19 रन बनाकर आउट हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुनक़िदा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में तारीखी कारकर्दगी पर भारतीय बॉक्सरों को मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, हमारे नामवर खिलाड़ियों ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में एक हैरत अंगेज और रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी पेश की है। उन्होंने 9 गोल्ड मेडल समेत 20 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। यह हमारे बॉक्सर्स के जज्बे और अज़्म का नतीजा है। उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन टीम के ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीत कर तारीख रकम करने पर भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। भारतीय टीम ने नेपाल को शिकस्त देकर पहली बार मुनक़िद ये टूर्नामेंट जीत लिया है। सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की एक तस्वीर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा,
भारतीय खवातीन की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पहला विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। इससे भी ज्यादा काबिल सताइश बात यह है कि टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। ये वाकई टीम की सख्त मेहनत, टीम वर्क और अज़्म की शानदार मिसाल है। टीम की हर खिलाड़ी चैंपियन है। उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। ये कामयाबी आने वाली नस्लों को तरगीब देती रहेगी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मुख्तलिफ